आज जो चैप्टर है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे उसका नाम है न्यूट्रिशन, जिसे उर्दू में तगज़िया बोलते हैं। ये बाब 8 है। आज जो उन्वान है डिस्कस करेंगे उसका पहला है कि पौधों में मिनरल न्यूट्रिशन। अगला है इंसान की ग़िज़ा के अज़्ज़ा, पानी और ग़िज़ाई रेशों के असरात, मुतवाज़न ग़िज़ा, न्यूट्रिशन से मुतल्लिक़ मसाइल, इंसान में डाइजेशन यानी आज़मा, इंसान की एलिमेंट्री कनात, बढ़ियान, जिगर का किरदार, एलिमेंट्री कनाल की बीमारियां, डिसऑर्डर ऑफ गट। इसमें न्यूट्रिशन को उर्दू में ग़िज़ाई मादे बोलते हैं। एलिमेंट्री कनाल ग़िज़ाई नाली होती है। फेरक अलको, विटामिन यातीन, डाइजेशन, हज़म होना, मिनरल मादनी, ओरल कैविटी मुंह का खला, इंस्टेंटाइन आंत, सलाइवा लाभ यानी थूक, इंजेक्शन खा ग़िज़ा खाना, डाइजेशन एंजाइम यानी हज़म होना, मलाइसिस सूखेपन की बीमारी, अल्सर नासूर, अब्ज़ॉर्प्शन अल्ज़ा में जज़ब होना, डाइजेशन रफ़े आजिज़। आगे स्टार्ट करते हैं इसे। पहले याद रखिए कि तमाम जानदारों को ग्रोथ, एनर्जी और नॉर्मल और फॉल के लिए खुराक की जरूरत होती है। उसे बढ़ने के लिए, अपनी तवानाई हासिल करने के लिए, जो काम है उनको अंजाम देने के लिए उसे खुराक की जरूरत होती है। खुराक के बगैर वो ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वो तमाम अमाल जिनमें खुराक खाना या इसको तैयार करना, इसे जज़ब करना, ग्रोथ और एनर्जी के लिए, इनके बढ़ने के लिए और तवानाई के लिए जिस्मानी मादों में बदल देना शामिल है। मजमूत व तगज़िया यानी न्यूट्रिशन कहलाते हैं। यानी वो जो चीज़ें जो इंसान या तमाम जानदारों की खुराक को तैयार करके जज़ब करती हैं, जिसके लिए एनर्जी की भी ज़रूरत होती है, हमें बढ़ने के लिए, नशो-नुमा पाने के लिए और भी काम करने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, वो न्यूट्रिशन कहलाते हैं। ग़िज़ाई मादे यानी न्यूट्रिएंट्स ऐसे एलिमेंट या कंपाउंड है जो एक जानदार हासिल करता है, उन्हें एनर्जी या नए मटीरियल बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। न्यूट्रिशन वो चीज़ें होती हैं जो इंसान को भी, जो जानदार है वो खाता है, उसे एनर्जी मिलती है और नई चीज़ें बनाता है, नई मटीरियल बनाता है। हम जानते हैं कि ऑटोट्रॉफ जानदार अपने मोर से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और मादनियात हासिल करते हैं और अपनी खुराक तैयार करते हैं, जिसे बाद में नशोनुमा यानी ग्रोथ और एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ एट्रोफिक जानदार अपनी खुराक दूसरे जानदारों से हासिल करते हैं, उसे नशोनुमा एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब आपको पता है पौधों में मिनरल न्यूट्रिशन, पौधों में किस तरह मिनरल न्यूट्रिशन होती है। पौधों के पास ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए सबसे बेहतर मैकेनिज्म मौजूद है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, इन एलिमेंट के अलावा पौधों को मुख्तलिफ फाल यानी काम के लिए और साख्तों बनावट के लिए मादनी मिनरल एलिमेंट की भी जरूरत होती है। जिन पौधों को जिन न्यूट्रिएंट्स की बड़ी मकदार में जरूरत है उनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। इनकी बहुत ज्यादा मकदार में जरूरत होती है। मैं कौन सी चीजें हैं ये देखते हैं। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पोटाशियम, मैग्नीशियम वगैरह, यानी कितनी है 1 2 3 4 5 6 ये चीजें जिन्हें बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इधर वो न्यूट्रिएंट जिनको पौधों की कम मिकदार में जरूरत होती है उन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। मैक्रो का बड़ा मतलब होता है बड़ा, माइक्रो का छोटा, इन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। मसलन आयरन, मोलिडियम, बोरान, क्लोरीन, जिंक वगैरह। टेबल 1/8 में न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अफाद दिए गए हैं। उनको क्या काम करते हैं, उनका काम क्या है।
अफ़ाल का मतलब होता है काम, उस काम सर अंजाम देना। अब देखें ये मैक्रो है मैक्रो यानी बड़े जो चीज़ें उनको पौधे की ज़िंदगी में क्या किरदार है। फास्फोरस है, एटीपी न्यूक्लिक एसिड कोएंजाइम का जुज़्व है, बीज को उगने, प्रोटीन की तैयारी फोटोसिंथेसिस के लिए लाजमी है, यानी कि खुराक जो तैयार करते हैं पौधे उसके लिए लाजमी है। पोटाशियम स्टोमेटा को खुलने बंद होने को कंट्रोल करता है और पत्तों से पानी के ज़िया को रोकता है, पानी को ज़ाया होने से रोकता है, ये पोटेशियम का किरदार है। सल्फर ये प्रोटीन वाइन्स और मिनरल्स और एंजाइम का हिस्सा है। कैल्शियम ये एंजाइम जो है उनको फाइल करता है, सेल वॉल की साख्त का हिस्सा है, यानी उसकी बनावट में भी इसका हिस्सा है, सेल में पानी के हरकत पर असर रखता है, ये चीज़ें हैं। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट जो छोटे न्यूट्रिएंट्स हैं कम मिकदार में होते हैं, उनको क्या पौधे की जिंदगी में असरात हैं, क्या किरदार अदा करते हैं। आयरन, पहले आयरन जिसे उर्दू में लोग बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत से एंजाइम को फाल करता है, यानी फोटोसिंथेसिस जो खुराक बनती है, पौधा खुराक बनाता है, उसके लिए आयरन की को बहुत जरूरत है। बहुत से एंजाइम को फाल करता है, यानी कि बहुत से एंजाइम को काम पे लगाता है, फाल बनाता है। मोलिडियम ये इन एंजाइम का हिस्सा है जो नाइट्रेट्स की रिडक्शन करके अमोनिया बनाते हैं, इनसे अमोनिया बनता है और अमाइनो एसिड की तैयारी में भी अहम है। पहला एक काम करते हैं अमोनिया बनाते हैं रिडक्शन करके नाइट्रेट्स की, और दूसरा अमाइनो एसिड बनाते हैं। बोरोन शुगर की तरसील यानी शुगर को आगे भेजना, पहुंचाना, तरसील करना, सेल डिवीजन, सेल की तकसीम और कुछ एंजाइम की तैयारी में अहम है। ये बोरान करता है, तीन चीजें करता है, शुगर की तरसील, सेल डिवीजन यानी कि सेल की जो है खुलिया उसकी तकसीम, और कुछ एंजाइम की तैयारी में अहम किरदार अदा करता है। कॉपर है ये भी बहुत से एंजाइम का हिस्सा होता है। मैंगनीज फोटोसिंथेसिस यानी खुराक पौधे की तैयार करते हैं, वो रिस्पिरेशन सांस लेना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अदला तबादला और नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम के काम में शामिल है। जिंक बहुत सारे एंजाइम के लिए जरूरी है। क्लोरीन पानी को ऑस्मोसिस के लिए जरूरी है। निकल नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है, यानी कि तोड़ फोड़ करना कुछ मेटाबॉलिज्म होता है। देखिए रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। कार्निवोरस पौधों ने छोटे जानवरों को पकड़ने और डाइजेस्ट करने के तरीकों का इर्तिकाब किया। इन डाइजेशन के प्रोडक्ट पौधे में नाइट्रोजन की दस्तयाबी में कमी पूरी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे नाइट्रोजन और मैग्नीशियम ये क्या किरदार अदा करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट की शक्ल में हासिल करते हैं, ये नाइट्रेट की शक्ल में होता है। नाइट्रोजन पौधे की जिंदगी के लिए लाजमी कंपाउंड है, मसलन प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन, क्लोरोफिल, सबदीना जो होता है जिसमें विटामिन जो मिनरल होते हैं, और एंजाइम वगैरह का अहम वजूद है, उसका अहम हिस्सा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म तने और पत्ते की ग्रोथ के लिए बहुत अहम है, उसकी नशोनुमा के लिए, पत्ते और तने के लिए। जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन फूल और फल बनने में तकलीफ का बायस बनती है, यानी कि इसकी ज्यादती भी नुकसानदेह है। नाइट्रोजन की कमी पैदावार कम कर देती है और पत्तों के दर्द होने और ग्रोथ में रुकावट की वजह बनती है। आगे मैग्नीशियम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की साख का अहम जुज़्व है। ये कार्बोहाइड्रेट, शुगर और फैट्स बनाने वाले एंजाइम के काम के लिए भी लाजमी है। ये फल और गिरीदार मेवा नट्स बनाने में इस्तेमाल होता है, इसमें मैग्नीशियम होता है, यानी कि और बीजों को उगने के लिए भी मैग्नीशियम लाजमी है। मैग्नीशियम की कमी से पत्ते दर्द हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। अब खादों की अहमियत जो होती है, फर्टिलाइजर। जब इंसान ने पौधों को काश्त किया तो इसे मालूम हुआ कि मिट्टी में चंद मादे डाल देने से पौधों में पसंदीदा खुराक यानी पसंदीदा खुशियात, मसलन ज्यादा फल
तेज ग्रोथ या जल्दी बढ़ना, ज्यादा पुरकशिश फूल हासिल होते हैं। इन मादों को फर्टिलाइजर का नाम दिया गया। फर्टिलाइजर की दो बड़ी इकसाम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हैं। ऑर्गेनिक क्या होते हैं? जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट होते हैं, और अनऑर्गेनिक इसमें वो नहीं होते, बाकी सब कुछ होता है, बाकी तमाम एलिमेंट होते हैं। फितरी तौर पर पाए जाने वाले इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में रॉक फॉस्फेट, एलिमेंटल सल्फर और जिप्सम शामिल हैं। ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हैं। इनमें कमियाई तब्दीलियां नहीं की होती। जिन फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन सबसे अहम एलिमेंट होता है, इन्हें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर भी कहा जाता है। ज्यादातर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पानी में फौरन डाल हो सकते हैं, इसलिए पौधा इन्हें फौरन जज़ब कर लेता है। ये इनऑर्गेनिक के बारे में। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पौधों जानवरों के मादों से हासिल होते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ज्यादा पेचीदे होते हैं और पौधों के काबिल इस्तेमाल हालत में टूटने के लिए वक्त लेते हैं। इतनी जल्दी वो हाल पजीर नहीं होते, उनको टाइम लगता है। जानवरों का फुजला और मिली जुली खाद कंपोस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के तौर इस्तेमाल होते हैं। देखेंगे फुजला जो होता है, जो किसान होते हैं खेतों में डाल रहे होते हैं पौधों की अच्छी पैदावार हासिल करने की, फसलों की। ये फर्टिलाइजर मिट्टी में पानी की निकासी और इसमें हवा का गुजर यानी एयरेशन और न्यूट्रिएंट्स पर गिरफ्त रखने की सलाहियत में इजाफा करते हैं। ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के दरमियान फर्क हमेशा वाज़ेह नहीं होता। मिसाल के तौर पर यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन केमियाई तरीके से तैयार करदा यूरिया का इस्तेमाल इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के साथ किया जाता है। फर्टिलाइजर के मुतल्लिक मौलियाती खदशात। क्या इससे हमें नुकसान हो सकता है कि फर्टिलाइजर के ज़्यादा इस्तेमाल से? इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की बड़ी मकदार या खादों की बड़ी मकदार मिट्टी की न्यूट्रिएंट्स पर गिरफ्त रखने की सलाहियत को मुतासर करती है। ज़्यादा अगर डालेंगे तो ये नुकसानदेह है। इनके ज़्यादा आलो जाने की सलाहियत भी इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाती है। इनकी मिसाल यूट्रोफिकेशन है, जिससे मुराद इकोसिस्टम में केमिकल न्यूट्रिएंट्स का इजाफा है। कुछ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के ज़ख़ीरा करने इस्तेमाल करने से ग्रीन हाउस गैस नाइट्रोजन ऑक्साइड खारिज होती है। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से अमोनिया गैस भी खारिज होती है, जिससे मिट्टी की तरबियत में इजाफा होता है। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का ज्यादा इस्तेमाल वबाई असरा यानी पीस्ट की प्रोडक्शन की रफ्तार में इजाफा करता है। इन वजूहात की बुनियाद पर यह तजवीज़ किया जाता है कि इन फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से पहले मिट्टी में मौजूद न्यूट्रिएंट की मकदार और फसल की ज़रूरियात मालूम कर ली जाए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी अगर ज़्यादा मकदार में दिए जाए तो मालियाती मसाइल का सबब बनते हैं। इनके ज़्यादा इस्तेमाल से मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन और आर ऑर्गेनिक कंपाउंड निकल जाते हैं। इंसान के ग़िज़ा के अज्जा। इंसान के ग़िज़ा में कौन सी ग़िज़ा होते हैं? इंसान और दूसरे जानवरों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पौधों की ज़रूरियात की निस्बत पेचीदा और वसी होती है। पौधों की निस्बत इनको बहुत पेचीदा और बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ग़िज़ाओं की। दूसरे जानवरों की तरह जिस इंसान में न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करता है, इनमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, मिनरल और विटामिन शामिल हैं। इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा इनको पानी की भी जरूरत होती है। आगे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तमाम जानवरों के लिए कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का बुनियादी ज़राया है, यानी कि इससे एनर्जी हासिल होती है, वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। हर जानवर रोजाना जितनी कैलोरीज इस्तेमाल करता है, इनकी आधी से 2/3 कार्बोहाइड्रेट से आती है। ग्लूकोज वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो एनर्जी के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, यानी ग्लूकोज से सबसे ज्यादा एनर्जी के लिए इस्तेमाल होता है।
दूसरे कारआमद कार्बोहाइड्रेट में माल्टोस, लैक्टोज, सरक्रोज और स्टार्च शामिल है। इससे भी तवानाई हासिल होती है। कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में 0.04 कैलोरी एनर्जी मौजूद होती है। इंसानी कार्बोहाइड्रेट को जिस खुराक से हासिल करता है, इनमें रोटी, सवैयां वगैरह के लिए तैयार करदा आटा, फलियां, आलू, भूसी और चावल वगैरह शामिल हैं। ये चीजें जिससे कार्बोहाइड्रेट हासिल होती है। अब लिपिड क्या होते हैं? एनर्जी के लिए सबसे आम ज़राए कार्बोहाइड्रेट्स हैं। प्रोटीन और लिपिड जिस्म के अहम तमीराती ज़रा हैं, लेकिन ये भी एनर्जी के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। लिपिड खुराक में शामिल लिपिड कोलेस्ट्रॉल के साथ जुड़े फैटी एसिड पर मुश्तमिल होते हैं। लिपिड में मौजूद फैटी एसिड सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने का बायस है। कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा हो जाना आर्टरीज में रुकावट डालता है और तमीज़ और दिल की बीमारियों का बायस बनता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड में तमाम कार्बन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए होते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड एसिड में डबल बॉन्ड होते हैं, जो कार्बन एटम ने हाइड्रोजन की बजाय आपस में बनाए होते हैं। कमरे के टेम्परेचर पर सैचुरेटेड फैटी एसिड वाले लिपिड अमूमन ठोस, जबकि अनसैचुरेटेड एसिड वाले लिपिड माया होते हैं। मिसाल के तौर पर मक्खन में 70% सैचुरेटेड और 30% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। इधर सूरजमुखी के तेल में 75% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होती है। लिपिड मेम्ब्रेन न्यूरॉन्स के गिर्द शीत और चंद हार्मोन बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लिपिड एनर्जी के बहुत मुफीद ज़राए भी हैं। इनके 1 ग्राम में 0.9 किलो एनर्जी मौजूद होती है। लिपिड के अहम ज़राए में दूध, मक्खन, पनीर, अंडे, गोश्त, मछली, सरसों के बीज, कोकोनट और कुछ फल शामिल हैं। ये लिपिड किन चीज़ों से हासिल होता है, वो चीज़ें हैं, ये इन्हें याद रखना है। आगे प्रोटीन है। प्रोटीन को भी कार्बोहाइड्रेट में तब्दील किया जा सकता है। तयशुदा खुराक पर ग़िज़ाई लेबल में लिखा गया कैलोरीज 1 किलो कैलोरीज के बराबर होता है। प्रोटीन अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होती है। प्रोटीन साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन और ऑर्गेनल्स का अहम जुज़ होती है, अहम हिस्सा होती है। ये मसल यानी कि पट्टे, लिगामेंट, टेंडन का भी हिस्सा होती है। इसके लिए अहम प्रोटीन को ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी ये जो प्रोटीन है इनको हम नशोनुमा बढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कई प्रोटीन एंजाइम के तौर पर भी काम करती हैं। प्रोटीन एनर्जी के स्टोरेज के लिए भी इस्तेमाल होती है। प्रोटीन की 1 ग्राम में 0.4 कैलोरी एनर्जी होती है। प्रोटीन के ग़िज़ाई ज़राए गोश्त, अंडे, फलीदार पौधे, दालें, दूध, पनीर वगैरह शामिल हैं। यानी कि ये प्रोटीन की ये चीज़ें हैं। याद रखना प्रोटीन किस चीज़ से होती है। अब मिनरल के बारे में पढ़ते हैं। मिनरल ऐसे इनऑर्गेनिक एलिमेंट हैं। ये पहले पता करें, ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं मिनरल, जो ज़मीन के अंदर बनते हैं और इन्हें जिस्म में तैयार नहीं किया जा सकता। ये जिस्म के कई अफ़ाल में अहम किरदार अदा करते हैं। जिस्म के कई कामों में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं और सेहत के लिए लाजमी है, बहुत ज़रूरी है। इंसान की खुराक में मौजूद ज़्यादातर मिनरल लावाख्ता पौधों और पानी से, जबकि लावाख्ता जानवरों पर मुश्किल खुराक से आते हैं।
मिनरल की बड़ी इकसाम मेजर मिनरल और ट्रेस मिनरल है। मेजर मिनरल की रोजाना की जरूरत 100 मिलीग्राम या इससे जायद है, जबकि ट्रेस मिनरल की रोजाना जरूरत 100 मिलीग्राम से कम होती है। इंसानी जिस्म में इन मिनरल के अहम किरदार को टेबल 8.2 में बताया गया है। मिनरल और उनका जिस्म में क्या किरदार होता है। मेजर मिनरल, जो बड़े मिनरल है जिनको ज्यादा मिकदार में, पहला है सोडियम। क्या करता है सोडियम? जिस्म में फ्लोराइड का तवाज़ुन, दूसरे न्यूट्रॉन की एक्सपिरेशन में मदद। पोटाशियम, ये भी जिस्म में फ्लोराइड का तवाज़ुन एंजाइम का कोफैक्टर है, ये भी करता हूँ। क्लोराइड है, जिसमें में फ्लोराइड का तवाज़ुन हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह का यूज है। ये क्या कहते हैं? मसल के सिकुड़ने, डार्क इम्पल्स के गुजरने और दिल के अफवाल और ब्लड प्रेशर के लिए अहम है। ये जो तीनों चीजें होती है ये अहम है, सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड। ये कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम हड्डियों, दांतों की डेवलपमेंट, यानी दांतों का बढ़ना और हड्डियों का बढ़ना होता है, और बकाए खून का जमना, और खून को जमने के लिए कैल्शियम अहम होता है। मैग्नीशियम और फास्फोरस, हड्डियों और दांतों की डेवलपमेंट और बकाए खून का जमना। अगर ट्रेस मिनरल, दूसरे जो मिनरल होते हैं जो कम हमें जरूरत होते हैं। आयरन, आयरन की किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की तरसील और ज़ख़ीरा के लिए। जिंक, इंसुलिन के काम में मदद, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में मदद के लिए। एंजाइम का कोफैक्टर और इम्यून सिस्टम की मदद। इम्यून यानी कि कुव्वत मुदाफ़त के लिए जरूरत होती है एंजाइम की। कॉपर, एंजाइम का कोफैक्टर। क्रोमियम, इंसुलिन के काम में मदद करें। जो इंसुलिन काम करता है ये वही क्रोमियम की मदद करते हैं। फ्लोराइड, हड्डियों में मिनरल को तवाज़ुन में रखना, दांतों के एनिमल को सख्त बनाना। आयोडीन, थायराइड ग्लैंड के नॉर्मल फॉल के लिए। थायराइड ग्लैंड जो होते हैं उनको नॉर्मल काम करने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। अब है कैल्शियम और आयरन के किरदार। जो खुराक में मुनासिब कैल्शियम और साथ साथ कम नमक और ज्यादा पोटाशियम लेना हाइपरटेंशन और किडनी स्टोन से बचाता है। यानी कि पहले कहते हैं कि मुनासिब कैल्शियम और साथ साथ कम नमक, थोड़ा सा कम नमक और ज्यादा पोटाशियम लेना, ये हाइपोटेंशन यानी कि हाइपोटेंशन, किडनी स्टोन यानी जो किडनी में पत्थर बन जाते हैं, गुर्दे की जो पथरी होती है उसे बनने से बचाता है। हड्डियों, कैल्शियम और आयरन के हड्डियों, दांतों की डेवलपमेंट यानी कि उनकी बनावट जो बनना होता है, वो इनकी बका, उनके खराब होने से बचने के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। ये हड्डियों, दांतों के लिए कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी है। ये सेल मेम्ब्रेन और कनेक्टिव टिश्यू की बका और के दूसरे एंजाइम को फाल बनाने के लिए भी जरूरी होता है। कैल्शियम खून के जमने यानी क्लॉटिंग में मदद देती है, यानी कि खून को जमना में जरूरी है। अगर कोई जख्म में होता है तो थोड़ी देर बाद खून जम जाता है, इसके बाद जख्म से खून बहना बंद हो जाता है। अगर कैल्शियम ना हो जिस्म में तो फिर खून में क्लॉटिंग कम बनती है और खून को रोकने के लिए थोड़ी तदगो करनी पड़ती है। इंसान कैल्शियम को दूध, पनीर, अंडे की जर्दी, फलियों, नट्स यानी कि जो हम खाते हैं, मेवाजात होते हैं, और गोभी वगैरह से हासिल करता है। कैल्शियम की कमी से नर्व इम्पल्स खुद जारी होने की बीमारी हो सकती है, जिसका नतीजा टेंडी होता है। यानी इसकी कमी से हड्डियां नर्व पहुंच जाती हैं। ये कि जब कम होता है, हड्डियां नर्म होती हैं, खून आस्ता जमता है और जख्म आस्ता आस्ता मुंतमिल होती है, यानी कि जख्म आस्ता आस्ता ठीक होते हैं। आयरन जिस्म में ऑक्सीजन की तरसील और इनके ज़ख़ीरा करने में किरदार अदा करता है।
ये रेड ब्लड सेल यानी कि खून के जो सुर्ख पुलिये हैं में होमोग्लोबिन और मसल में मायोग्लोबिन का अहम यूज है। मसल यानी जो पट्टे होते हैं, गोश्त होता है। सेल में एनर्जी पैदा करने के अमल को भी आयरन की जरूरत होती है। सेल के अंदर जो एनर्जी होती है उसको पैदा करने की आयरन की जरूरत होती है, क्योंकि ये अहम एंजाइम का कोफैक्टर है। आयरन जिस्म के दाफ्ती निजाम यानी अमीनो एसिड को भी मदद देता है। इंसान आयरन को गोश्त किस चीज से हासिल करता है? आयरन गोश्त से, अंडे की जर्दी, गंदम, मछली, पालक और सरसों वगैरह से हासिल करता है। ये इसके जराए हैं। आयरन की कमी दुनिया भर में होने वाली ग़िज़ाई कमी में सबसे ज्यादा है। इसकी कमी से होने वाली बीमारी एनीमिया यानी खून की कमी है। विटामिन विटामिन ऐसे कंपाउंड है जिनको जिस्म को इंतहाई कलील मिकदार में जरूरत नहीं है, इनको जिस्म को बहुत कम मिकदार में जरूरत होती है, लेकिन वो नॉर्मल ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए लाजमी है। इनके दो बड़े ग्रुप्स चिकनाइयों में हल पदीर यानी फैट सॉल्युबल विटामिन, पानी में हल पदीर यानी वाटर सोल्यूबल विटामिन होती है। कुछ चिकनाई में भी हल होने वाले और पानी में भी हल होने वाले होते हैं विटामिन होते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन में विटामिन ए, डी और के शामिल हैं, यानी कि ए, डी, ई और के जो होते हैं ये चर्बी में, चिकनाइयों में हल होते हैं, जबकि वाटर सोल्यूबल विटामिन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी ये पानी में हल पदीर होते हैं। ये विटामिन ए पकाने या बहुत ज्यादा गर्म करने से वाटर सोल्यूबल विटामिन ज्यादा जल्दी टूट जाते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन की निस्बत। वाटर सोल्यूबल विटामिन की निस्बत फैट सोल्यूबल विटामिन जिस्म से कम खारिज होते हैं। इसका मतलब है जिस्म में वाटर सोल्यूबल विटामिन की मिकदार ज्यादा जल्दी कम हो सकती है, जिसका नतीजा विटामिन की कमी की सूरत में हो सकता है। आगे विटामिन ए। विटामिन ए वो पहला फैट सोल्यूबल विटामिन है जिसकी शिनाख्त हुई 1913 में। ये विटामिन आंख के रेटिना के रॉड सेल में एक प्रोटीन ऑप्सिन के साथ मिलता है और रोड ऑप्सिन बनाता है। विटामिन ए की कमी से रोड ऑप्सिन कम बनता है और कम रोशनी में नजर आना मुश्किल हो जाता है। ये सेल के मखसूस बन जाने के अमल यानी डिफरेंशिएशन में भी हिस्सा लेता है। ये अमल है जिसमें एम्ब्रियोनिक सेल मखसूस फाल सर अंजाम देने वाले बालों सेल में तब्दील होते हैं। ये विटामिन जिस्म के दफाई फाल और हड्डियों की ग्रोथ में भी मदद देता है। विटामिन ए सब्जियों मसलन पालक, गाजर, या नारंगी रंग के फलों मसलन आम, जिगर, अंडे, दूध, मक्खन वगैरह में से हासिल होता है। यानी इसकी जरा कौन सी है? ये जिनसे हासिल होता है विटामिन ए। इसकी कमी से बच्चों में अंधेपन, ब्लाइंडनेस की बड़ी वजह है। विटामिन ए की कमी की वजह से अंधापन होता है। इसकी कमी की एक अलामत रात के वक्त अंधापन यानी शब कोरी है, क्योंकि रात को लोगों को नजर नहीं आता। ये आदि होता है, लेकिन अगर इलाज ना किया जाए तो मुश्किल अंधेपन की वजह बन सकता है। इस विटामिन की कमी से जल्द के बालों के नीचे मौजूद छोटी थैलियां यानी हेयर फॉलिकल केराटिन से भर जाती है और जल्द की बनावट खुश्क हो जाती है। आगे विटामिन सी एब्सॉर्बिक एसिड बोलते हैं। मसल में विटामिन सी की बहुत कम मिकदार होती है, क्योंकि गोश्त मसल पर मुश्तमिल होता है, इसलिए ये विटामिन सी का अच्छा जरिया नहीं है। विटामिन सी बहुत से रिएक्शन में हिस्सा लेता है। ये एक रेशादार
प्रोटीन यानी कोलेजन के लिए ज़रूरी होती है। कोलेजन एक्टिव टिश्यू को मजबूती से देता है और जख्मों के भरने के लिए भी कोलेजन की ज़रूरत होती है। वाइट सेल ब्लड सेल में ये खून के सफ़ेद खुलिये होते हैं। इनमें विटामिन सी जिस्म के इम्यून सिस्टम के लिए के अफ़ाल की ज़रूरी है, यानी क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी को तर्श यानी कि खट्टे जो होते हैं फल मसलन माल्टा, चकोतरे और लीमू, पत्तों वाली सब्जियों, गाय के जिगर वगैरह से हासिल करते हैं। इसकी कमी से जिस्म में कनेक्टिव टिश्यू में तब्दीलियाँ आती हैं। एक बीमारी सक्रोवी बीस की कमी से होती है, जिसमें तैयार करदा कोलेजन बहुत गैर मुस्तहकम होता है। सक्रोवी की अलामत मसल और जोड़ों में दर्द, सूजे हुए और खून रस्ते, मसूड़े, जख्म का आख्ता मुंदमिल होना और खुशी जिल्द शामिल है। ये इसकी कमी की वजह से होता है। आगे विटामिन डी। इस विटामिन का सबसे अहम काम खून में कैल्शियम और फास्फोरस की मिकदार को कंट्रोल करना है, यानी कि इसका जो काम है इसे याद रखना है। खून में कैल्शियम और फास्फोरस की मिकदार जो होती है उसको कंट्रोल करता है। विटामिन डी इन मिनरल का इंस्टेंटाइन से इंतज़ाब या जज़ब और हड्डियों में जमा होने को बढ़ाता है। ये विटामिन मछली के जिगर के तेल, दूध, घी और मक्खन वगैरह में पाया जाता है। किन चीज़ों से हम हासिल कर सकते हैं ये विटामिन डी? मछली के जिगर के तेल, दूध, घी और मक्खन वगैरह पाया जाता है। हमारी जिल्द भी इन विटामिन को तैयार करती है जब इसको सूरज की अल्ट्रावायलेट रेस को इस्तेमाल करके एक कंपाउंड को विटामिन डी में तब्दील कर दिया जाता है। नहीं, सूरज की रोशनी से भी विटामिन डी हासिल होता है। विटामिन डी की लंबे अरसे तक कमी हड्डियों पर असर रखती है। बच्चों में इसी कमी से बीमारी रैकेट हो जाती है, जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और बाजू और दबाव वाली जगह पर मुड़ जाती है, यानी कि हड्डियों का जो मुड़ना होता है मुड़ जाती है, उसे रैकेट की बीमारी बोलते हैं। बड़ों में विटामिन की कमी से बीमारी ऑस्टियोमलेशिया होती है। इसमें हड्डियां नरम हो जाती है और फ्रैक्चर होने का खतरा होता है। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमज़ोर होती हैं। बच्चों में तो टेढ़ी हो जाती है, तो बड़ों में बहुत कमज़ोर हो जाती है और जल्दी टूटने का खतरा होता है। आगे अहम मिनरल के जराए फाल और कमी के साथ एक टेबल शिकर में है। पहले विटामिन ए कहाँ से हासिल होता है? ये होता है सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, पालक, दर्द फल जैसे आम है, मछली, जिगर, अंडे, दूध और मक्खन वगैरह। अब इसका काम क्या है? कम रोशनी में नजर आना, कम रोशनी में बंदा देख सकता है। सेल की डिफ्रेंसिएशन, ग्रोथ, इम्यूनिटी यानी क़ुव्वत मुदाफ़त। इसकी कमी से क्या होता है? कम ग्रोथ यानी कि बंदे की बढ़ोतरी नशोनुमा कम होती है, अंधापन हो सकता है, जिल्द खुश्क होती है, विटामिन ए की वजह से होता है। आगे विटामिन सी, ये कहाँ से हासिल होता है? तर्श फल, खट्टे फलों से, पत्तों वाली सब्जियों से जैसे पालक और गाय का जिगर। इसका काम क्या है? कोलेजन बनाना, जख्म भरना, इम्यून सिस्टम का काम है, क़ुव्वत मुदाफ़त का काम करना। इसकी कौन सी बीमारी होती है? इसकी कमी वजह सक्रिय थकावट भी हो जाती है, जख्म ठीक तरीके से नहीं भरता और जोड़ों से खून रहता है, यानी कि दांतों से मसूड़ों से खून जो आता होता है वो विटामिन सी की कमी की वजह से भी आता होता है। आगे विटामिन डी, ये कहाँ से हासिल होता है? ये होता है मछली के जिगर के तेल से, दूध से, घी और मक्खन से। जिल्द भी से तैयार करती है। जिल्द कैसे तैयार करती है? जब सूरज की रोशनी पर पड़ती है तो जिल्द विटामिन डी को तैयार करती है। ये क्या काम करता है? ये कैल्शियम और फास्फोरस की मिकदार को कंट्रोल करता है। लेकिन बच्चों में रिकेट्स की बीमारी होती है, बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया की बीमारी होती है, इनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। पानी और ग़िज़ाई रेशा, डायरी फाइबर के असरात। सही मानों में
पानी और डाई फाइबर को न्यूट्रिएंट्स ख्याल नहीं किया जाता, लेकिन ये जिंदगी के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, बहुत अहम जरूर अदा करते हैं। इनके लिए किरदार बहुत अहम होता है जिस्म के लिए, पानी और डायरी फाइबर का। ग्लूकोज के लिए टेस्ट, ग्लूकोज के साथ ईंट जैसा सुर्ख रंग, स्टार्च के साथ सुर्ख रंग नहीं होता, पानी के साथ कोई तब्दीली नहीं होती। आयोडीन सोल्यूशन, ग्लूकोज के साथ कोई तब्दीली नहीं होती, स्टार्च के साथ गहरा अरगवानी स्याह रंग, पानी के साथ कोई तब्दीली नहीं होती। सोडा इन रेड सोल्यूशन, लिपिड के साथ टेस्ट, वेजिटेबल ऑयल के साथ फ्रूट्स रंग देता है, पानी के साथ कुछ तब्दील नहीं होता। प्रोटीन के साथ टेस्ट, आयूरेस सोल्यूशन, प्रोटीन के साथ अरगवानी रंग, पानी के साथ कोई तब्दीली नहीं है। पानी पानी इंसान के जिस्म का तकरीबन 60% पर मुश्तमिल होता है। जिंदगी की बका में होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शन को आबी मीडियम की जरूरत होती है, पानी जरा की जरूरत होती है। पानी वो मोल भी फराम करता है जिसमें पानी माल पजीर डाइजेस्टेड खुराक इंस्टाइन में जज़ब होती है, खुराक की नाली में जज़ब होती है। इस तरह हमारी ये बड़ी आंत होती है। इस तरह वो बेकार मौत को पेशाब की सूरत में खारिज किया जाता है। पानी का एक और अहम किरदार तबखीर के जरिए पसीना लाकर जिस्म का टेम्परेचर मुस्तकिल रखता है। पानी की बहुत ज्यादा कमी है डिहाइड्रेशन कार्डियोवास्कुलर का बायस बनती है। उस तरह बालक इंसान को रोजाना पानी की जरूरत 2 लीटर पानी है, 2 लीटर पानी की जरूरत होती है। जिस्म के लिए पानी के जराए में कुदरती पानी, दूध, रस भरे फल और सब्जियां शामिल हैं। डायरी फाइबर, डायरी फाइबर जिसे रेफिज भी कहते हैं, इंसान की खुराक का वो हिस्सा है जो डाइजेस्ट होने के लिए काबुल नहीं होता, ये जो हजम नहीं होता। ये माद सिर्फ पौधों पर मुश्किल खुराक में होता है और ये गैर डाइजेस्ट हुए मेद और स्मॉल इंटेस्टाइन से गुजर कर कोलन में आ जाता है और इन सोल्यूबल डायरी फाइबर स्मॉल इंटेस्टाइन से तेजी के साथ गुजरता है। इसके जराए गंदम की भूसी, सालम अनाज की रोटी, कई सब्जियों और फलों की जल्द शामिल है। सोल्यूबल डायरी फाइबर एलिमेंट्री क्रॉन से गुजरते दौरान टूट जाता है। इसके जराए जई के दाने, फलियां, जौ और कई फल और सब्जियां शामिल हैं। फाइबर का क्या काम है? फाइबर कब्ज से बचाता है और अगर ये हो तो इसे खत्म करता है। ये स्टाइन की मसल को सिकुड़ने की तरीक देता है। कब्ज से बचाव से कई बीमारियों का खतरा टल जाता है। सोल्यूबल फाइबर खून में कोलेस्ट्रॉल और शुगर को कम करता है। इन सोल्यूबल फाइबर फुजला में मौजूद है कार्सिनोजेन्स यानी कैंसर बनने वाले केमिकल का फुजलों के साथ गुजर जाना तेज करता है। फाइबर वाली ग़िज़ाएं जैसे कि असबाबोल का छिलका सिर्फ डॉक्टर की तजवीज़ करने पर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इसको मुनासिब तरीके से लिया जाए तो कब्ज खत्म करने और खून का कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में मदद देते हैं। आगे मुतमादिल ग़िज़ा क्या होती है? इंसान को सेहतमंद और फिट रहने के लिए कई तरह के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। खुराक में ये न्यूट्रिएंट मुनासिब मिकदारों में होने चाहिए। मुतवाज़िन ग़िज़ा से मुराद ऐसी ग़िज़ा है जिसमें जिस्म की नॉर्मल ग्रोथ यानी नॉर्मल जिस्म की बढ़ोतरी, डेवलपमेंट बनना के लिए दरकार तमाम ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और मिनरल, विटामिन दुरुस्त तनासब में मौजूद हो, यानी ऐसी खुराक हो जिसमें ये मिनरल तमाम मौजूद हो से मुतवाज़िन ग़िज़ा कहते हैं। इंसान की मुतवाज़िन ग़िज़ा का तल्लुक़ इसकी उम्र, जिन्स और तर्ज़ ज़िंदगी से होता है। इसमें मुख्तलिफ इक़साम के न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए।
इस एनर्जी की ज़रूरत के मुताबिक होना चाहिए। ज़ैल में दिए गए चार्ट में पाकिस्तान में खाई जाने वाली अमूमी ग़िज़ा, इसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन का तनासब फीसद दिया गया है। बकरात कहता है अपनी ग़िज़ा को अपनी दुआ बना लो। आम खुराक इसमें पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट की मिकदार। रोटी इसमें 52% कार्बोहाइड्रेट होता है, 3% लिपिड होता है, 9% प्रोटीन होती है। चावल में 23% कार्बोहाइड्रेट होते हैं, 1% लिपिड, 2% प्रोटीन। आलू में 19% कार्बोहाइड्रेट, 1% लिपिड और 2% प्रोटीन होती है। सेब में 12.8% कार्बोहाइड्रेट, 0.5% लिपिड और 0.3% प्रोटीन होती है। अंडे में 0.7% कार्बोहाइड्रेट, 12% लिपिड और 13% प्रोटीन होती है। दूध में 4% कार्बोहाइड्रेट, 4% लिपिड और 3% प्रोटीन होती है। मक्खन में 0.4% कार्बोहाइड्रेट, 81% लिपिड और 0.6% प्रोटीन होती है। चिकन में कार्बोहाइड्रेट कोई नहीं होता, 11% लिपिड होते हैं और 20% प्रोटीन होती है। मुतवाज़िन ग़िज़ाओं का इमरजेंस और तर्ज ज़िंदगी से ताल्लुक। ग्रोथ के साथ जिस्म के सेल में मेटाबॉलिज्म की रफ्तार तेज होती है। ग्रोथ के दौरान जब जिस्म बढ़ रहा होता है तो मेटाबॉलिज्म यानी कि जिस्म में तोड़ फोड़ जो केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उनकी रफ्तार तेज होती है। इसलिए जिस्म के ऐसी मुतवाज़िन ग़िज़ा की ज़रूरत होती है जिसमें ज़्यादा एनर्जी मौजूद हो। जो बालग होते हैं उनको फी किलोग्राम जिस्मानी वजन कम प्रोटीन की ज़रूरत होती है, यानी कि उनको जिस्म के लिहाज से कम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। लेकिन एक बढ़ते हुए लड़के या लड़की को ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है क्योंकि उसका कद बड़ा होता है, जिस्म बड़ा होता है, उससे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है बच्चों को। इस तरह बच्चों को अपनी बढ़ती हुई हड्डियों, रेड ब्लड सेल की तरतीब, कैल्शियम और आयरन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब बच्चों को उनकी हड्डियाँ भी बड़ी होती है, रेड ब्लड सेल भी बड़े होते हैं, इसलिए उनको कैल्शियम और आयरन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इन बच्चों को कैल्शियम और आयरन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो लड़के हैं उनको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मुतवाज़िन ग़िज़ा की ज़रूरत का जिन्स से भी ताल्लुक है, यानी ख़वातीन में मेटाबॉलिज्म की रफ्तार इतनी ही उम्र और वजन रखने वाले मर्दों पर निस्बत कम होती है। इसीलिए मर्दों को ऐसी मुतवाज़िन ग़िज़ा की ज़रूरत है जिसमें ज़्यादा एनर्जी मौजूद हो। मुख्तलिफ लोगों की तर्ज ज़िंदगी और काम की फितरत मुख्तलिफ होती है। ऐसा इंसान जिसके तर्ज ज़िंदगी में बैठ कर काम करने ज़्यादा हो, यानी वो स्टेशनरी हो, इस इंसान की निस्बत कम एनर्जी वाली ग़िज़ा चाहता है जो दिन का ज़्यादा अरसा मशक्क़त वाले काम में गुजारता है। ये टेबल दिया गया है सरगर्मी का लेवल। जिस बच्चा उम्र 2 से 3 साल, सेडेंटरी, आज़ार, दरमियाना सरगर्म, 1000 से 1400 और 1000 से 1400। फीमेल जो 3 में 4 से 8 उम्र में 1200 सेडेंटरी, दरमियाना ये लेवल होता है, मेल में ये लेवल होता है। न्यूट्रिशन से मुतल्लिक़ मसाइल। मेल न्यूट्रिशन से मुतल्लिक़ मसाइल को मेल न्यूट्रिशन कहा जाता है। मेल न्यूट्रिशन आमतौर पर एंडो न्यूट्रिशन के नाम से भी पुकारा जाता है, जो न काफ़ी खुराक लेने से खराब एस्पायरेशन से या न्यूट्रिएंट्स के जिस्म में ज़ाया होने से होती है। ये इस्तिलाह तमाम खुराक ज़्यादा खाने या मखसूस न्यूट्रिएंट की ज़्यादा मिक़दार जिस्म में ले जाने यानी ओवर न्यूट्रिशन का भी अहता करती है।
आमतौर पर मेल न्यूट्रिशन से मुतासर लोगों को या तो खुराक में मुनासिब कैलोरी नहीं मिलती या इन्हें ऐसी खुराक मिलती है जिनमें प्रोटीन, विटामिन या ट्रेस मिनरल की कमी होती है। मेल न्यूट्रिशन से इम्यून सिस्टम यानी क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर हो जाता है, जिस्मानी और ज़हनी सेहत ख़राब हो जाती है, सोचने की सलाहियत कम हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, बच्चे की डेवलपमेंट भी मुतासर होती है। मेल न्यूट्रिशन की अहम तरीन प्रोटीन, एनर्जी, मेल न्यूट्रिशन, मिनरल की कमी की बीमारियां, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेना शामिल है। प्रोटीन, एनर्जी, न्यूट्रिशन। इससे मुराद जिस्म में एनर्जी प्रोटीन की नाकाफी दस्तयाबी और नाकाफी अब्जॉर्प्शन है। ज़्यादा तरक्की पसीन मालिक में बच्चों के मौत की बड़ी वजह है। पीएम इन बीमारियों की वजह हो सकती है। क्वाशाकर ये बीमारी तकरीबन 12 माह की उम्र प्रोटीन की कमी से होती है। जब बच्चा माँ का दूध छोड़ता है, इसके बाद ये बीमारी बच्चे की जरूरत की उम्र के दौरान भी हो सकती है। इसमें बच्चे का तो नॉर्मल होता है मगर वो गैर मामूली तौर पर दुबला होता है। सूखेपन की बीमारी मेरास्मिस, ये बीमारी आमतौर 6 माह से 1 साल की उम्र के दौरान होती है। मरीज के जिस्म में चर्बी और मसल की तमाम मजबूती खत्म हो जाती है, वो एक ढांचे की तरह रह जाते हैं। ऐसे बच्चों में ग्रोथ मुतासर होती है, अपनी उम्र से छोटे दिखाई देते हैं। मिनरल की कमी की बीमारियां, ग्वाइटर, इसकी वजह ग़िज़ा में आयोडीन की कमी है। आयोडीन को थायराइड ग्लैंड ने वो हार्मोन बनाने के लिए इस्तेमाल करता है जिसमें नॉर्मल अफ़आल और ग्रोथ कंट्रोल करते हैं। अगर ग़िज़ा में काफ़ी आयोडीन मौजूद ना हो तो थायराइड ग्लैंड साइज में बढ़ जाता है, जिसके नतीजे में गर्दन में सूजन हो जाती है। इसको ग्वाइटर कहते हैं। एनीमिया, मिनरल की कमी से होने बीमारियों में सबसे आम है। इस तरह एनीमिया का लफ्ज़ी मतलब खून की कमी है। ये बीमारी इस वक्त होती है जब रेड ब्लड सेल की तादाद नॉर्मल से कम होती है। हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के मरकज़ में आयरन का एक एटम पाया जाता है। अगर जिस्म को मुनासिब मिकदार में आयरन दस्तयाब न हो तो मुनासिब तादाद में हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल नहीं बनते। इस तरह फाल रेड ब्लड सेल की तादाद भी कम हो जाती है। इस बीमारी का मरीज कमज़ोर होता है, इसके सेल को ऑक्सीजन की फराहमी भी कम हो जाती है। ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेना, ये भी मेल न्यूट्रिएंट्स की एक किस्म। इसमें न्यूट्रिएंट्स इन मिकदारों से ज़्यादा लिए जाते हैं जो नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है। इसके असरात इस वक्त ज़्यादा शदीद होते हैं जब रोज़मर्रा की जिस्मानी सरगर्मियाँ कम हों, यानी कि एनर्जी कम इस्तेमाल हो, काम कम करें। ज़रूरत से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेने से सेहत के बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। मसलन ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट्स यानी लिपिड लेने से मोटापा, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर बीमारियाँ होती हैं। इस तरह खुराक में विटामिन ए ज़्यादा लेने से भूख मिट जाती है, जिगर के मसाइल पैदा होते हैं। विटामिन डी ज़्यादा लेने से मुख्तलिफ टिश्यू में ज़रूरत से ज़्यादा कैल्शियम जमा हो जाता है। मेल न्यूट्रिशन के असरात, मेल न्यूट्रिशन के तवील अरसा तक रहने से ग़िज़ाई मसाइल पैदा हो जाते हैं। फाका कशी से मुराद ले जाने वाली न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी की शदीद कमी है। ये मेल न्यूट्रिशन का खौफनाक नतीजा है। इंसान में तवील फाका से आर्गन मुस्तकिल तौर पर नकारा हो जाते हैं और नतीजा मौत होती है। दिल की बीमारियाँ, आलमी सतह का दिल की बीमारियाँ बढ़ी। इन बीमारियों की एक वजह मेल न्यूट्रिशन भी है। जो लोग गैर मुतवाज़न ग़िज़ा जिसमें फैट्स ज़्यादा लेते हैं, इनमें दिल की बीमारियों का चांस ज़्यादा होता है। कब्ज़, मेल न्यूट्रिशन की वजह से लोगों के खाने को कार में अक्सर बेकायदगी नहीं रहती, जिसकी वजह से सेहत से मुतल्लिक़ कई मसाइल जन्म लेते हैं, जिनमें एक कब्ज़ है। मोटापा, ओबेसिटी, मोटापे का मतलब नॉर्मल
वजन नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाना है। इसकी एक वजह मेल न्यूट्रिशन भी हो सकती है। वो लोग जो ऐसी ग़िज़ाएँ लेते हैं जिनमें कैलोरी की तादाद इनकी ज़रूरत से ज़्यादा होती है और बहुत कम जिस्मानी काम करते मोटापे का शिकार हो सकते हैं। मोटापे को उम्मुल अरस यानी कि बीमारियों की माँ कहा जाता है। इससे दिल की बीमारियां, हाइपरटेंशन और डायबिटीज वगैरह हो सकती हैं, यानी कि शुगर वगैरह हो सकता है। कैद मेल न्यूट्रिशन की बड़ी वजह। कैद से मुराद किसी इलाके में इतनी खुराक का ना होना होता है जो वहाँ तमाम इंसानों को दी जा सके। 20वीं सदी के खतरनाक कैद में इथियोपिया का कैद 1983 से 1985, शुमाली कोरिया का कैद 1999 के दायमे थे। कैद की बड़ी वजूहात में खुराक की गैर मुसावी तकसीम, खुश्क साली, सैलाब, आबादी में इजाफा है। खुराक की गैर मुसावी तकसीम। साइंस में कामयाबियों ने इंसान को इस काबिल बनाया है को मिकदार और मेयार के लिहाज से बेहतर खुराक पैदा करे। आज के ज़रिए तरीके काफ़ी खुराक पैदा करते हैं ये जो इस ज़मीन में मौजूद हर इंसान को मुहैया की जा सकती है, लेकिन सियासी और इंतज़ामी मसाइल की वजह से दुनिया के तमाम इलाकों में खुराक बराबर तकसीम नहीं होने पाती। इसका नतीजा ये निकलता है कि कई मालिक मसलन अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा वगैरह में ज़रूरत से ज़्यादा खुराक होती है। इस वक्त इथियोपिया और सोमालिया जैसे लोगों के पास खाने को कुछ नहीं होता। खुश्क साली ड्राफ्ट। खुश्क साली से मुराद वक्त का वो दौरानिया है जब इंसान ज़रूरत के लिए मुनासिब मिकदार में पानी दस्तयाब ना हो। खुश्क साली की बड़ी वजह तवील अरसे तक मामूल से कम बारिश होना है। खुश्क साली से फसलों की पैदावार कम हो जाती है और बिल्कुल रुक भी सकती है, जिसकी वजह से क्या आता है फ्लडिंग। सैलाब की वजह से मामूल से ज़्यादा बारिशें या पानी की तकसीम का कमज़ोर निज़ाम है। दरियाओं, नहरों का पानी किनारों से बाहर आ जाता है और ज़हरी ज़मीन की मिट्टी के मेयार को नुकसान पहुंचाता है। सैलाब के गुजर जाने के फौरन बाद फसल उगाना नामुमकिन होता है। इस तरह सैलाब कम वक्ती कैद की वजह बनते हैं। बढ़ती हुई आबादी। आलमी सतह पर खुराक की पैदावार में इजाफे के बावजूद लाखों लोगों को कम खुराक मिलती है। दुनिया के ज़्यादा आबादी वाले इलाकों में ये आबादियाँ अपने कुदरती ज़राए की ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खुराक पैदा की जाए और खुराक की कमी से निपटा जा सके। इसके नतीजे में ज़मीनें खुश्क और बंजर हो जाती हैं, कुदरती ज़राए भी ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे हालात में फसलें मज़ीद नहीं उगाई जा सकती और कैद आते हैं। इंसान में डाइजेशन। हमारे सेल को ऑक्सीजन, पानी, साल्ट यानी नमकियात, अमाइनो एसिड, सादा शुगर, फैटी एसिड और विटामिन की ज़रूरत होती है। ये मादे सेल में दाखिल होने के लिए सेल मेम्ब्रेन से गुजरते हैं, सेल की झिल्ली से गुजरते हैं और सेल यानी खुलिये में दाखिल होते हैं। अमाइनो एसिड, सादा शुगर और फैटी एसिड मोल में नायाब होते हैं, यानी मोल से हमें मुश्किल से मिलते हैं। ऐसे मादे अमूमन बड़े मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड और लिपिड का हिस्सा होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकते। ऐसे बड़े और नाकाबिल नफूज मॉलिक्यूल को छोटे और काबिल नफूज मॉलिक्यूल में बदलने की जरूरत होती है। इस अमल को डाइजेशन के अमल के जरिए हासिल किया जाता है। डाइजेशन के बाद काबिल नफूज मॉलिक्यूल डाइजेस्टिव सिस्टम से खून में जज़ब हो जाते हैं जो इन्हें जिस्म के सेल तक पहुंचाता है। सेल में खुराक के ये मॉलिक्यूल यानी असिमिलेट होते हैं ताकि इनसे एनर्जी हासिल की जा सके या इनको हमारी साख्तें बनाने में इस्तेमाल किया जा सके। इस तरह खुराक का ऐसा हिस्सा जो डाइजेस्ट होने के काबिल नहीं होता इनडाइजेस्टिव होता है। इसे डिफेक्शन के अमल से जिससे बाहर निकाला जाता है। इंसान में न्यूट्रिशन के मराहल है। पहला इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या होता है? इससे जिस्म को यानी जिस्म को खुराक को अंदर जिस्म में एक ले जाते हैं। पहला हिस्सा है के बाद डाइजेशन यानी आजमा, पेचीदा मादों को सादा मादों में तोड़ना, अब्जॉर्प्शन यानी कि जज़ब होना, डाइजेशन में होने वाली खुराक को खून और लम्फ का जज़ब होना, एसिमिलेशन तब्दीली।
जज़ब-शुदा खुराक को जिस्म के पेचीदा मादों में तब्दील करना, डिसेक्शन यानी बाहर निकालना। डिजेक्शन ना होने वाली खुराक को जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है, जो हजम नहीं होती उनको बाहर निकाल दिया जाता है पेशाब की सूरत, पखाने की सूरत में। इंसान की एलिमेंट्री कनाल, यानी कि जो आदमी की जो बड़ी नाली होती है उसे एलिमेंट्री कनाल कहते हैं पूरी। इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम एक लंबी नाली पर होता है जो मुंह से शुरू होकर एनएस पर खत्म होती है, यानी कि जहाँ से पेशाब निकलते वहां तक खत्म होती है। इस नाली को एलिमेंट्री कनाल या गट कहते हैं। इसके बड़े हिस्से ओरल कैविटी यानी मुंह वाली, फेरेंक्स, एसोफेगस, मेदा, स्टोमिक से बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत शामिल है। इसके अलावा एलिमेंट्री कनाल के साथ मुंसलिक बहुत से ग्लैंड भी डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा हैं। इन ग्लैंड में सलाइवरी ग्लैंड यानी जो सलाइवा पैदा करती है, सलाइवरी ग्लैंड के 3 जोड़े, पेनक्रियास, लबलबा और जिगर शामिल हैं। डाइजेस्टम सीहों की साफ यानी बनावट और फाल यानी काम समझने के लिए हम ये फर्ज करेंगे किसी सालन में गोश्त के साथ दिया गया रोटी का एक नवाला किस तरह डाइजेस्ट होता है, किस आगम होता है, और किस तरह सेल को सादा मॉलिक्यूल मसलन अमाइनो एसिड, सादा शुगर, फैटी एसिड, विटामिन, साल्ट मुहैया किए जाते हैं। पहला ओरल कैविटी, ये मुंह का जो खुला होता है, मुंह से अंदर जो खुराक डालते हैं उसको ओरल कैविटी करते हैं। इसमें क्या होता है, खुराक का इंतखाब, इसमें पीसना और सीमी डाइजेशन यानी कि खुराक में चबाते हैं, मुंह के अंदर चबाते हैं, इंतखाब करते हैं। ओरल कैविटी से मुराद मुंह के पीछे वाली जगह है। ये डाइजेशन के तमाम अमूर में अहम किरदार अदा करती है। खुराक का इंतखाब इसके अफाल यानी काम में एक है, एक में से एक है, यानी कि एक जो काम होता है उसमें से खुराक का इंतखाब भी है। जब खुराक ओरल कैविटी में दाखिल होती है तो मुंह में दाखिल होती है तो इसका जायका चखना होता है और इसे महसूस किया जाता है। अगर गोश्त का जायका ये बताए कि वो पुराना खराब है तो हम इसे मुस्तरद कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, थूक देते हैं। अगर दांत या नवाला की सख्त ठोस या मिट्टी के जहरे को महसूस करें तो भी हम नवाले को बाहर निकाल देते हैं, मुस्तरद कर देते हैं। सूंघने और देखने की हिस्स भी ओरल कैविटी को खुराक के इंतखाब में मदद देती है। हम सूंघ सकते हैं, देख सकते हैं कि इस तरह खुराक है, उसको भी हम देखते हैं कि हमें ये खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। ओरल कैविटी का दूसरा काम दांतों की मदद से खुराक को पीसना है। ये मैस्टिकेशन कहलाता है। इसके लिए अहम है कि एसोफेगस सिर्फ छोटे टुकड़ों को ही अपने अंदर से गुजरने दे सकती है। एंजाइम भी बड़े टुकड़ों पर अमल नहीं कर सकते। इन्हें अमल करने के लिए ज्यादा सख्त रकबा वाले छोटे टुकड़ों की जरूरत होती है। ओरल कैविटी का तीसरा चौथा काम खुराक को गीला करना यानी कि लुब्रिकेशन करना, और इसको केमिकल डाइजेशन है, ये इसकी केमिकल डाइजेशन है। ओरल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड के 3 जोड़े होते हैं, यानी एक जुबान के नीचे, दूसरा जिब्बड़ों के नीचे और तीसरा कानों के आगे। खुराक को मैस्टिकेशन या गीला करने का अमल सलाइवरी ग्लैंड को ओरल कैविटी में एक रतूबत यानी एक जूस, सलाइवा खारिज करने की तरीक देता है, जैसे थूक वगैरह से निकलते हैं, ये भी वही होता है। सलाइवा खुराक में पानी और म्यूकस डालता है जो खुराक की लुब्रिकेशन करते हैं ताकि ये ऐसी फेगस से आसानी से गुजर सके, जिसे गीला करते हैं। सलाइवा थूक में एक एंजाइम सलाइवरी इमाइनीलेज भी पाया जाए जो खुराक में मौजूद स्टार्च को सीमी डाइजेस्ट में मदद देता है। मैस्टिकेशन, लुब्रिकेशन और सीमी डाइजेशन के दौरान जुबान खुराक के टुकड़ों को घुमाती भी है जिससे ये छोटे फैले हुआ एक गोल टुकड़ा बन जाता है। ऐसे टुकड़े को बोलस भी कहते हैं। बोलस को हम निगलते हैं और फेरेंक्स के जरिए एसोफेगस में धकेल देते हैं। ये मसल्स होती हैं, ये एसोफेगस है, ये वाला, ये ट्रेका जहाँ से खुराक की कैविटी की, ये जुबान है, ये हार्ड बेल्ट है, ये सॉफ्ट बेल्ट है, ये ओरल कैविटी के हिस्से होते हैं जो मुंह के हिस्से हैं। आगे
फेरिंक्स और एसोफेगस, निकलने कमर और पेरिसलाइड्स, निकलने जाने के दौरान बोलर्स यानी जो खुराक का गोल सा गोला बनाते हैं, उसको जुबान की मदद से मुंह के नीचे की तरफ धकेला जाता है। जब जुबान बोलर्स को यानी खुराक के गोले को धकेलती है, इस दौरान नर्म तालु सॉफ्ट प्लेट भी ऊपर उठता है और नीचे की तरफ होकर नाक की कैविटी नेरल कैविटी को बंद कर देता है। निकलने पर बोलस फेरिंक्स से गुजरता हुआ एसोफेगस में जाता है। फेरिंक्स के अंदर ऐसी मुताबिकतें मौजूद हैं जो बोलस का कोई टुकड़ा लंग में हवा आने जाने के रास्ते यानी ट्रेकिया में दाखिल ना हो सके, यानी कि कोई भी टुकड़ा फेफड़ों में न जा सके। खुराक निकले दौरान ट्रेकिया का ऊपरी किनारा यानी लैरिंक्स ऊपर उठता है, जिसे कार्टिलेज के बने हुए पर्दा यानी एपिग्लॉट्स पर उसकी रुख में आ जाने के लिए जोर डालता है। इस तरह ट्रेका का सुराख यानी ग्लॉट बंद हो जाता है। निकलने का अमल, निकलने के अमल का आगाज एक इरादी फेल है, लेकिन जैसे खुराक मुंह के निचले हिस्से में पहुंचती है, ये निकलने का अमल ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन ये खुराक है, ये पड़ी हुई है, ये इसके बाद ये आस्ता आस्ता ये इसके बाद ये थोड़ी सी आगे आती है, ये ऊपर उठता है, इसके बाद ये उस साइड बंद हो जाता है। खुराक निकले जाने के बाद खुराक एक नाली जिसे एसोफेगस कहते हैं उसमें दाखिल होती है, जो फेरिंक्स और मेदे को जोड़ता है। फेरिंक्स एसोफेगस खुराक की डाइजेशन में कोई हिस्सा नहीं लेते, बल्कि ये सलाइवा के पीछे वाले डाइजेशन के अमल में जारी रहते हैं, यानी कि खुराक को मेदे की तरफ धकेलने वाला अमल करते हैं। पेरिसलाइड खुराक की ओरल कैविटी से रेक्टम में जामन को देता है। इससे मुराद एलिमेंट्री कनाल की दीवारों के स्मूथ मसल में सुकून फैलने की अमवाज है। ये बोलों से जो खुराक है हमने ली है, ये यहाँ से गया तो ये नीचे मसल के टुकड़े हुए, फिर इसके नीचे खुराक के सिंबल में जा रहा है। खुराक की डाइजेशन, चिरगिंग और पिघलना। मिड एलिमेंट्री कनाल का एक खुला हिस्सा है, इसका लफ्ज अंग्रेजी अर्थ जे की तरह होता है। ये एब्डोमेन के बाएं जानब डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे मौजूद होता है। मेदे के दो बड़े हिस्से होते हैं, एसोफेगस के बाद कार्डियक हिस्सा है और इसके नीचे वाला पाइलोरिक हिस्सा कहलाता है। मेदे के पास दो स्फिंक्टर्स होते हैं। स्फिंक्टर से मुराद ऐसा सुराख है जिसको खोल या बंद करने का काम मसल करते हैं। कार्डियक स्फिंक्टर मेदा और एसोफेगस के दरमियान, जबकि पाइलोरिक स्फिंक्टर मेदा और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान है। जब खुराक मेदे में दाखिल होती है तो इसकी दीवारों में मौजूद गैस्ट्रिक ग्लैंड को तरीक मिलती है और वो गैस्ट्रिक जूस खारिज करते हैं। गैस्ट्रिक जूस में पानी, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने और गैर फाल एंजाइम पेप्सिन पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह गैर फाल पेप्सिजन एंजाइम को इसको फाल आलस यानी पेप्सिन में तब्दील करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड खुराक में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी मारता है, जरासीम को मारता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन खुराक में मौजूद प्रोटीन मसलन गोश्त का बड़ा हिस्सा को गैर मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट करके पॉलीपेप्टाइड और छोटी पेप्टाइड की जंजीरों में तब्दील कर देता है। ये कार्डियक का बड़ा हिस्सा है, ये एसोफेगस है, एक कार्डियक स्फिंक्टर है, ये जहाँ से जुड़ी होती है, ये मेदा है, मेदे का हिस्सा है। पाइवोरिक हिस्सा मस्कुलर दीवारें हैं और ये पाइवोरिक स्फिंक्टर है, ये जोड़ है जो लगा होता है, ये डेंड्रियम है। मेदे के साथ मेदे में खुराक की चर्निंग को मजीद तोड़ा जाता है, मजीद छोटा छोटा किया जाता है। खुराक की दीवारें सिकुड़ती और फैलती हैं और ये हरकत गैस्ट्रिक जूस और खुराक की मुकम्मल मिक्सिंग में मदद देती हैं। चर्निंग के इस अमल में हरारत भी पैदा होती है जिससे खुराक में मौजूद लिपिड पिघल जाते हैं
हमारी रोटी और गोश्त के नवाले मौजूद स्टार्च और प्रोटीन गैर मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट हो चुकी है। अब खुराक एक पतले शोरबे की शक्ल में इख्तियार कर जो जिसे चाय में कहते हैं। इसके बाद पाइलोरिक स्टिमुलर कार्बन की थोड़ी सी मिकदार को स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले यानी डेंड्रियम में दाखिल होने की इजाजत देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला 10 इंच यानी 25 सेंटीमीटर का पहला हिस्सा ड्यूट्रियम कहलाता है। ये एलिमेंट्री कनाल का वो हिस्सा है जहाँ डाइजेशन का अमल सबसे ज्यादा होता है। यहाँ खुराक के साथ मजीद 3 रतूबतें मिक्स की जाती हैं। जिगर से एक जूस बाहर आता है और लिपिड की डाइजेशन में मदद देता है। ये लिपिड की एम्प्लीकेशन करते हैं, लिपिड के कतरों को एक दूसरे से अलग करता है। पेंक्रियास से आने वाला पेंक्रियाटिक जूस में मौजूद एंजाइम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को डाइजेस्ट करते हैं। ये एंजाइम बिलतरतीब टाइप्सन पेंक्रियाटोनिक एमाइलेज और लाइपेज हैं। इन स्टेटाइन की दीवारों से आने वाला स्टेटाइन जूस तमाम किस्म की खुराक को मुकम्मल डाइजेशन के लिए बहुत से एंजाइम रखता है। ड्यूट्रियम से आगे 2.4 मीटर लंबी जेंजियम है। इसका तल्लुक हमारे नवाले में मौजूद बकाया प्रोटीन, स्टार्च और लिपिड की डाइजेशन से है। स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी 3.5 मीटर लंबा एलियम है। इसका तल्लुक डाइजेस्ट खुराक के एब्जॉर्प्शन से है। एलियम की अंदरूनी दीवारों में गोल तय होती हैं जिनमें बेशुमार उंगली नुमा उबार है। इन उबारों को वाद वेलिस कहते हैं। वेलिस अंदरूनी दीवारों का सतही रकबा है। इससे डाइजेशन खुराक की एब्जॉर्प्शन में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। और प्लस बहुत ज्यादा ब्लड कैपिलरीज और लिम्फिक सिस्टम की एक नाली लैक्टेट की मौजूद होती है। वेल्स की दीवारों की मोटाई सेल्स की सिर्फ एक तय पर मुश्तमिल है। ये सादा शुगर और अमीनो एसिड के डाइजेशन मॉलिक्यूलर इंटेस्टाइन से उपलाई की ब्लड कैपिलरीज में जज़ब होते हैं। खुराक इन्हें हेपेटिक पोर्टल वैन के जरिए इंटेस्टाइन से लेकर जिगर में पहुंचाता है। जिगर में खुराक को फिल्टर किया जाता है। जब खुराक को जहरीले मादों से पाक किया जाता है, काफी खुराक जखीरा की जाती है। जिगर से खुराक के जरूरी मॉलिक्यूल हेपेटिक वैन के जरिए दिल की तरफ चले जाते हैं। इंटेस्टाइन में मौजूद फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल वलाइज के कैल्टेट में दाखिल होते हैं जो इन्हें बड़ी लिम्फिक डक्ट में ले जाते हैं। यहाँ इन्हें दिल की तरफ जाने वाली बड़ी वैन में दाखिल किया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन पानी के एब्जॉर्प्शन और डिफेक्शन। जब हमारे नवाले की डाइजेशन प्रोडक्ट्स खून में जज़ब हो चुकी होती हैं, बकाया मवाद लार्ज इंटेस्टाइन में दाखिल होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 हिस्से सैकलियम जो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ मुत्तसिल एक थैली है, कोलन और रेक्टम। कोलन के जरिए पानी को खून में जज़ब करवाया जाता है और इसके बाद बचने वाले ठोस मवाद को फुजला फीसिस कहते हैं। फुजले में खुराक का डाइजेस्ट ना होने वाला हिस्सा होता है, यानी जो हजम नहीं होता वो वाला हिस्सा होता है। यह बहुत से बैक्टीरिया, एलिमेंट्री कनाल के उतरे हुए सेल, बाइल पिगमेंट और पानी मौजूद होता है। फजला को रेक्टम में जखीरा किया जाता है जो एनस के जरिए जिस्म से बाहर निकाला जाता है। मामूल के मुताबिक जब फजला रेक्टम फजले से बढ़ जाता है तो ये रिफ्लेक्शन पैदा करता है जिससे एनस रफा आ जाती है, रिफ्लेक्शन के लिए खुल जाता है। बालकों में रिफ्लेक्शन शौरी तौर पर रोका जा सकता है, लेकिन शीरख्वार बच्चों में इसका कंट्रोल गैर इरादी होता है। ग्रोथ के दौरान बच्चा इस रिफ्लेक्शन को इरादी तौर पर कंट्रोल में लाना सीखता है। रोल ऑफ लिवर, जिगर का किरदार। जिगर जिस्म का सबसे बड़ा ग्लैंड है। इसकी ऊपरी में यानी लोब्स हैं। इसकी ज़ाहिरी रंगों सुर्ख है, यानी गहरा सुर्ख रंग होता है। ये एब्डामन या पेट के बाएं जानब डायफ्राम के नीचे होता है। एक बालक इंसान में इसका वजन तकरीबन 1.5 किलो या 1.5 किलोग्राम और साइज एक फुटबॉल के बराबर है।
जिगर के निचली यानी वेंट्रिकल जानब दाएं की तरफ लोब के साथ नसपोती की शक्ल में एक रक्त थैलानुमा बड़ा हिस्सा होता है जिसे गॉल ब्लैडर कहते हैं। जिगर बाइल खालन करता है जिसे गॉल ब्लैडर में सीरक किया जाता है। ये मसाना जिसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर। जब गॉल ब्लैडर सिकुड़ता है तो बाइल की कोई एक नाली कॉमन बाइल डक्ट के जरिए ड्यूट्रिम में खारिज किया जाता है। बाइल में एंजाइम नहीं होते बल्कि बाइल साल्ट होते हैं जो लेपर्ड की एम्प्लीफिकेशन करते हैं। डाइजेशन के अलावा जिगर बहुत से दूसरे फाल भी इसका अंजाम देता है जिनमें से चंद एक खुलासा इस तरह है। ये काम क्या करते हैं, अमाइनो एसिड से इनका अमाइनो ग्रुप उतारता है, अमोनिया को इसकी कम जरीडी शक्ल यूरिया में तब्दील करता है, पुराने रेड सेल्स को तोड़ता है, खुराक जमाने वाले प्रोटीन फाइब्रोजन बनाता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की सूरत में सीरा करता है, जरूरत पड़ने ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को लिपिड में तब्दील करता है, ग्लूकोज कोलेस्ट्रॉल बनाता है, जिस्म का टेम्परेचर बरकरार रखने की हरारत पैदा करता है, फैट सॉल्युबल विटामिन ए, ई, के और अन्य मिनरल आयन सीरा करता है। एलिमेंट्री क्लान गट की बीमारियां। बहुत से लोगों को लाक होने वाली गट की आम बीमारियां डायरिया यानी पेचिस, कब्ज और अल्सर मैदे के जख्म में, डायरिया, अवसाद या डायरिया में मर्द को बार बार पतले दस्त आते हैं। इससे पेट में दर्द, मतली और क्या हो सकती है। ऐसा इस वक्त होता है जब कोलोन में जरूरत के मुताबिक पानी जज़ब ना हो सके। डायरिया की बड़ी वजूहत पीने के पानी के साफ पानी की कमी या वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर मुनासिब खुराक पानी दिया जाए तो मरीज चंद दिनों में सेहतयाब हो जाता है, लेकिन मेल न्यूट्रिशन का कारण मरीजों में डायरिया से पानी की शदीद कमी या डिहाइड्रेशन हो सकती है। यह हालत जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। डायरिया के इलाज से पानी का नुकसान पूरा कर मासूम मिकदार में पानी, साल्ट, न्यूट्रिएंट्स मिला पानी शामिल है। अगर डायरिया बैक्टीरिया इन्फेक्शन का नतीजा है तो एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है। डायरिया से बचाव में साफ पानी, जरूरी निकाल लेना, पानी के औकात में बाकायदगी और सफाई शामिल है। कब्ज ऐसी हालत का नाम है जिसमें मरीज में फुजला सख्त हो जाता है, इसे बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। इसकी बड़ी वजह कोलन से पानी की जरूरत ज्यादा अब्जॉर्प्शन होना, जाम है, डायरी फाइबर का कम लेना, डिहाइड्रेशन, अद्वियात व जिनमें आयरन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम वगैरह मौजूदों का इस्तेमाल, रेक्टम या इनस में ट्यूमर बन जाना है। कब्ज का इलाज खुराक वर्जिश से मुतल्लिक़ आदत बदलने में। इलाज के लिए अदवा जिनमें लैंग्यूवेटिव कहते हैं, मसलन पैराफिन इस्तेमाल होती है। कब्ज से बचाव इसकी इलाज की नस्बत बहुत आसान है। इसके लिए खुराक में पानी, डायरी फाइबर की मुनासिब मिकदारें शामिल हैं। अल्सर, गट की दीवारों में जख्म, छिल जाना, हो जाना, पेप्टिक अल्सर या सादा अल्फाज में अल्सर कहा जाता है। अल्सर में तेजाबी गैस्ट्रिक जूस अंदरूनी दीवारों के टिश्यू को बेतदरीज तोड़ता है। मैदे के अल्सर को गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। इसकी वजूहत में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ज्यादा बनना, इन्फेक्शन हो जाना, तवील अरसे तक एस्पिरिन और दूसरी एंटी इन्फ्लेमेटरी अद्वियात का इस्तेमाल, तम्बाकू नोशी, कॉफी, कोलेज का ज्यादा पीना, मसालेदार खुराक शामिल। अल्सर की अलामत खाने के बाद आधी रात के बाद पेट में जलन होना है। शदीद अल्सर में पेट में दाग, मैदे से खुराक के दोबारा मुंह में आने के बाद बहुत ज्यादा सलाइवा निकलना, मतली, भूख खत्म हो जाना, वजन में कमी हो सकती है। अल्सर के इलाज में ऐसी अद्वियात शामिल जिसमें गैस्ट्रिक जूस के तेजाबी असरात को न्यूट्रलाइज करती हैं। अल्सर के बचाव के लिए मसाला जात, तेजाबी खुराक, तम्बाकू नोशी से इज्तनाब करना चाहिए।